हेलो एंड वेलकम टू जुडिशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर का टॉपिक है रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस या रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स। ये एविडेंस एक्ट का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली डिफरेंस के क्वेश्चंस होते हैं और ये डिफरेंस जो है मैंने आगे वीडियो में हेड वाइज डिस्कस किया है। ये एक टिप है आपके लिए फ्रॉम माय साइड कि जब भी आप डिफरेंस याद करें ट्राई टू पुट दोज डिफरेंसेस इनटू वेरियस हेड्स, जैसे डिफरेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एप्लीकेबिलिटी, डिफरेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू। ये मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। अगर आप ऐसे हेड्स में डिवाइड कर लेंगे, डिफरेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्शंस, डिफरेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मीनिंग, अगर ऐसे डिवाइड कर लेंगे आप तो वो याद रहेगा आपको। जब आप एग्ज़ाम में लिखने बैठेंगे तब भी आपको याद रहेगा, और जब आप रिवाइज कर रहे होंगे देन ऑल्सो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू गो थ्रू एंड रिवाइज इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज is relevancy and admissibility synonymous and or interchangeable? अक्सर हम बोलचाल की भाषा में इसे सिनोनिमसली या इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट एविडेंस एक्ट के पर्सपेक्टिव में ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इनके अलग अलग रूल्स बताए गए हैं एंड इनमें काफ़ी डिफरेंस भी है और इसी डिफरेंस के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द आंसर इज़ नो, दे आर नीदर सिनोनिमस नॉर इंटरचेंजेबल। नेक्स्ट हम समझेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 3 जो कि रेलेवेंट फैक्ट्स का डेफिनेशन है, और सेक्शन 5 ऑफ एविडेंस एक्ट भी हम देखेंगे। लेट्स फर्स्ट सी कि सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 में रेलेवेंट फैक्ट्स को डिफाइन किया गया है एंड इट सेज one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions relating to relevancy of facts। that is सेक्शन 6 से लेकर 55 जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का जो चैप्टर है, चैप्टर 2, उसमें जो सेक्शंस हैं, अगर द फैक्ट when one fact is connected to the other in any of the ways which have been enumerated in section 6 to 55, तभी उसे relevant fact एविडेंस एक्ट में समझा जाएगा। अब ये समझ में आया कि यहाँ पे भी डिफाइन नहीं किया गया है रेलेवेंट फैक्ट्स को, सिर्फ इन्यूमरेट किया गया है कि कब कब एक फैक्ट जो है दूसरे फैक्ट के लिए रेलेवेंट होगा। अब आप सेक्शन 5 देखिए। ओके, लेट मी रीड इट आउट। सेक्शन 5 है, एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स एंड ऑफ नो अदर्स। उसके बाद में एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया गया है जो कहता है कि अगर सीपीसी में कोई फैक्ट प्रूव करने से बार किया जाता है तो बाय वर्च्यू ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आप उसे रेलेवेंट फैक्ट नहीं कह सकते। दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। सेक्शन 5 पे थोड़ा नज़र करते हैं। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, दैट इज़ सिविल या क्रिमिनल कोई सी भी प्रोसीडिंग हो, उसमें एविडेंस दिया जा सकता है किस चीज़ का? फैक्ट इन इशू का एंड ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स का एंड ऑफ नो अदर्स। सो इन वेरी वेरी क्लियर टर्म्स द सेक्शन इज सेइंग कि फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स के अतिरिक्त किसी भी और फैक्ट का आप एविडेंस नहीं दे सकते किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में।
ये एविडेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज इट सेज एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में भी एविडेंस दिया जा सकता है, उस फैक्ट के नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में भी एविडेंस दिया जा सकता है, बट वो फैक्ट क्या होना चाहिए, फैक्ट इन इशू होना चाहिए या रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। तो इससे ये समझ में आया कि रेलेवेंट फैक्ट जो है वो फैक्ट इन इशू नहीं है। ठीक है, दिस मच वी कैन टेक आउट कि फैक्ट इन इशू जो है वो रेलेवेंट फैक्ट्स नहीं है, क्योंकि अलग अलग टर्म्स में यहाँ पे बताया गया है कि फैक्ट इन इशू का दे सकते हैं और रेलेवेंट फैक्ट्स का दे सकते हैं। फर्दर मोर एडमिसिबिलिटी जो शब्द है, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, इसका कहीं पे भी कोई डेफिनेशन आपको एविडेंस एक्ट में नहीं मिलता है। इसके रूल्स जो हैं वो सेक्शन 56 ऑनवर्ड्स अलग अलग हेड्स में अलग अलग तरीके से बताए गए हैं वेरियस हेड्स में। तो पहले हम एक एग्जांपल से इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज़ रेलेवेंट फैक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए और बी के बीच में एक सूट है, ए कहता है दैट बी हैज़ एग्जीक्यूटेड अ सेल डीड इन फेवर ऑफ ए। बी इस बात को डिनाई करता है दैट आई हैव नॉट एग्जीक्यूटेड एनी सेल डीड इन फेवर ऑफ ए। अब इसमें फैक्ट इन इशू क्या होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड बिकम्स द फैक्ट इन इशू। अब एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, वेदर ए हैज़ एग्जीक्यूटेड अ सेल डीड इन फेवर ऑफ बी और वॉट एवर, जो भी फैक्ट इन इशू पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो जो भी कंटेस्टेड फैक्ट्स हैं which one party asserts and the other party denies, वो fact in issue होता है। तो execution of the sale deed becomes the fact in issue। अब वो relevant fact नहीं है, तो relevant fact किसको हम बोल रहे हैं फिर। Let's pick an example of relevant fact in this case only। अब अगर B आके ये कहता है कि जो सेल डीड प्रोड्यूस की जा रही है एज माई ओन सेल डीड, उस पे मेरे हस्ताक्षर बने हुए हैं, इस पे मेरे सिग्नेचर्स हैं और मैं एक इलिटरेट पर्सन हूँ, देयरफॉर दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक अ सिग्नेचर। इससे ये प्रूव होता है, इससे ये तात्पर्य निकलता है, ये इन्फर किया जा सकता है कि ये जो सेल डीड है ये फोर्ज्ड है। तो अब आपको कुछ क्लियर हुआ रेलेवेंसी क्या है। रेलेवेंसी इम्प्लाइज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्ट्स और रिलेशनशिप which proves or renders probable or improbable the existence or non-existence of the other fact। ठीक है, ये एक बेसिस है जिसके उस बेसिस पर हम इन्फरेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि जब बी कहता है कि मैं इलिटरेट हूँ, दैट फैक्ट वॉज नॉट इन इशू, केस में ये इशू नहीं था कि वो लिटरेट है कि इलिटरेट है, बट दैट फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट बिकॉज उसके बेसिस पे ये इन्फरेंस ड्रॉ किया जा सकता है कि जो सिग्नेचर सेल डीड पे मौजूद हैं वो फोर्ज्ड हैं। सो रेलेवेंट फैक्ट्स आर समहाउ अ फाउंडेशन जिसके बेसिस पे हम इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं, किस चीज़ का, ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन अदर फैक्ट। ओके, अब इसी एग्जाम्पल में हम एडमिसिबिलिटी को एग्जामिन करते हैं। अब अगर बी हिमसेल्फ कम्स बिफोर द कोर्ट एंड सेज दैट आई एम एन इलिटरेट पर्सन, ही प्रूव्स इट, फिर तो ये डायरेक्ट एविडेंस है, एडमिसिबल है। बट अगर ये बात सी आकर कहता है कि डी ने मुझसे कहा था कि बी इलिटरेट पर्सन है एंड आई बिलीव इट, मुझे
डी ने कहा था कि बी जो है वो इलिटरेट पर्सन है, देयरफॉर दिस सिग्नेचर इज फोर्ज्ड। इन दैट केस ये जो एविडेंस हुआ ये क्या हुआ, हियरसे एविडेंस हो गया, और हियरसे एविडेंस जो आप जानते ही हैं कि एडमिसिबल नहीं होता है। तो देयरफॉर दैट सेम फैक्ट जो कि रेलेवेंट था वो इस केस में इनएडमिसिबल हो गया इन एविडेंस, बिकॉज उसको प्रूव करने का जो तरीका है, द मीन्स विच इज बीइंग अडॉप्टेड is not following the Indian Evidence Act, is not following the rules that have been laid down in an Indian Evidence Act. So I hope I've made this thing clear to you कि दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। ये भी आप समझिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो जिस रेलेवेंसी की हम बात करते हैं ये लीगल रेलेवेंसी है, ठीक है। दिस फैक्ट जो रेलेवेंट कहा जाएगा वो वही फैक्ट होगा विच इज़ कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज विच हैव बीन रिफर्ड टू इन सेक्शन 6 to 55, ठीक है। तो इस आधार पे ये लॉजिकल रेलेवेंसी नहीं है, ये लीगल रेलेवेंसी है। मतलब एक लेमैन अगर ये हम कहें कि ये लॉजिकली रेलेवेंट है तो इट्स नॉट लॉजिकली रेलेवेंट बट दिस इज लीगल रेलेवेंसी अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। तो डिफरेंस इन मीनिंग क्या हो गया, इतनी देर से हम डिफरेंस इन मीनिंग ही डिस्कस कर रहे थे, बट डिफरेंस इन मीनिंग प्रिसाइसली ये हो गया कि रेलेवेंसी के जो रूल्स हैं वो ये बताते हैं व्हाट फैक्ट्स में बी प्रूव्ड, एंड एडमिसिबिलिटी के जो रूल्स हैं वो ये बताते हैं कि मीन्स एंड मेथड्स ऑफ प्रूविंग रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होने चाहिए। जैसे हमने कहा अगर हियर से एविडेंस उसी फैक्ट का दिया जा रहा है तो दैट बिकम्स इनएडमिसिबल, बट अगर उसी फैक्ट को डायरेक्ट एविडेंस से, ओरल एविडेंस से या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव किया जा रहा है तो दैट बिकम्स एडमिसिबल। सो रेलेवेंट है वो जो व्हाट फैक्ट्स में बी प्रूव, दैट इज वो रूल्स हैं रेलेवेंसी के। मीन्स एंड मेथड्स ऑफ प्रूविंग दैट रेलेवेंट फैक्ट, ये जो रूल्स हैं वो एडमिसिबिलिटी के। ये जो हेड्स मैंने बनाए हैं ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखने हैं, दिस इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओनली टू कीप इट इन योर हेड कि किस किस बेसिस पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया था। सो इट कैन बी एनीथिंग, यू कैन राइट इट इन योर ओन वे, कुछ भी आप लिख लें जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सेक्शंस क्या हैं, द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू रेलेवेंसी आर कंटेन्ड इन सेक्शन 5 to 55, द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू एडमिसिबिलिटी आर कंटेन्ड इन सेक्शन 56 ऑनवर्ड्स, ठीक है। डिफरेंस बेसिस का क्या डिफरेंस है, किस आधार पर रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी को डिटरमाइन किया गया है, ये जो रूल्स बनाए गए हैं उनका जो रैशनेल है वो क्या है, ठीक है। उनका रैशनेल क्या है, वो रैशनेल रेलेवेंसी का तो जनरली जो रैशनेल है वो लॉजिकल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर एक फैक्ट के एग्जिस्टेंस से दूसरा फैक्ट लॉजिकली प्रोबेबल या इम्प्रॉबेबल हो जाता है, ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट द रूल्स ऑफ रेलेवेंसी हैव बीन कार्व्ड आउट। बट एडमिसिबिलिटी के जो रूल्स हैं वो जनरली स्ट्रिक्ट रूल्स लॉ के बनाए गए हैं और उनका आधार इंडियन एविडेंस एक्ट में बेसिकली प्रैक्टिकल नेसेसिटी और पब्लिक पॉलिसी है। एट टाइम्स फेयरनेस है, एट टाइम्स प्रैक्टिकल नेसेसिटी है, एट टाइम्स पब्लिक पॉलिसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर हम
कुछ कम्युनिकेशंस को बार करते हैं, जैसे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज कम्युनिकेशन है, या कम्युनिकेशन विद योर लीगल एडवाइज़र है, जब हम उसको प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, तो एक्चुअली दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी वी आर मेकिंग दिस रूल। ये लॉजिक के आधार पर नहीं हो रहा है। तो जो रूल्स दैट हैव बीन कार्व्ड आउट आर बेस्ड अपॉन प्रैक्टिकल नेसेसिटी एंड पब्लिक पॉलिसी। लास्टली हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्ट्स जो कि रेलेवेंट हैं बट एडमिसिबल नहीं हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दिया, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। जो हमने रेलेवेंसी की जो मीनिंग सीखी थी या रेलेवेंसी की जो मीनिंग हमने डिस्कस करी थी, उसके अंतर्गत इट सीम्स रेलेवेंट बिकॉज it is information, it is a piece of fact which makes probable or improbable the existence or non-existence of a certain fact. तो privileged communication जो है वो relevant हो सकता है but it is not admissible, ठीक है, क्योंकि for example privileged communication हुआ, confessions हुए, कन्फेशन में भी जो फैक्ट आ रहे हैं वो तो रेलेवेंट है बट दे आर नॉट एडमिसिबल। ठीक उसी प्रकार से हियरसे एविडेंस जो है, जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था, जो फैक्ट था वो तो रेलेवेंट था बट बिकॉज इट इज़ बीइंग प्रूव्ड बाय हियरसे एविडेंस इट बिकम्स इनएडमिसिबल। सो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स विच आर रेलेवेंट बट नॉट एडमिसिबल। इसी प्रकार से कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो एडमिसिबल हैं पर रेलेवेंट नहीं हैं। वो कौन से फैक्ट्स हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 145 एविडेंस एक्ट में, जहाँ पर हम प्रीवियस स्टेटमेंट्स प्रूव करते हैं कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, एक विटनेस के प्रीवियस स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं in order to bring out the contradiction in his statement, तब वो relevant हो या ना हो but then that becomes admissible because it is proving, it is bringing up about what contradiction, it is actually shaking the credit of that witness। ठीक इसी प्रकार से जब हम impeach करते हैं, impeaching the credit of a witness, 145 के अलावा 155 में जब हम वी आर इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस, तब भी इम्पीच करने के लिए जो फैक्ट्स हम प्रूव करना चाहते हैं, वेदर दे आर रेलेवेंट और नॉट, दे बिकम एडमिसिबल। वाई? बिकॉज दे आर important in order to impeach the credit of a witness. So these were the points of differentiation between admissibility and relevancy of evidence, या admissibility and relevancy of facts. So thank you for watching the video. If you like the video, please subscribe to my channel, share as much as possible, and press the bell icon so you get the notifications of whatever new videos I am going to make for you. Thank you.